हेलो हेलो। चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई हो रहा है? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन कर रहे हैं? हाय, कर रहे हैं ना? हाय, लगे हैं ना? देखिए, 31 तक हो गया था। चलिए समझिएगा, अब समझिए आए हीरो सब है, समझिए अब इधर है। देखिए, अठारहवीं सदी में मुगल से या मुगल साम्राज्य से 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य से कई सारे प्रांत स्वतंत्र हुए थे। बंगाल, हैदराबाद, अवध, जिसमें अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सआदत खान ने किया। सआदत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया और सआदत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। शासन प्रशासन करते हुए सआदत खान का निधन 1739 में हो गया। सआदत खान का उत्तराधिकारी सफदरजंग बना, जिनका मूल नाम अबुल मंसूर खां था, और सफदरजंग को मुगल बादशाह अहमद शाह ने अपना वजीर बनाया, जिस वजह से सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। सफदरजंग का निधन 1754 ईस्वी में हुआ। सफदरजंग का निधन 1754 में हुआ। सफदरजंग के निधन होने के बाद अवध के अगले नवाब बने सुजाउद्दौला। अवध के अगले नवाब बने सुजाउद्दौला। सफदरजंग के बाद ही अवध के अगले नवाब बने थे सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध के नवाब पद पर 1754 से लेकर के 1775 ईस्वी तक रहे थे। 1754 से लेकर 1775 ईस्वी तक अवध के नवाब पद पर सुजाउद्दौला रहे थे। सुजाउद्दौला के समकालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अपना पेंशन भोगी बना लिया था। अपना पेंशन भोगी बना लिया था, या यूं कहे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिया था। शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिया। इस अवधि के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई है। इस अवधि के दौरान 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर आप देखेंगे तो मराठा और अफगानों ने लड़ा था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली अर्थात अफगानों का साथ दिया था। गौर से सुनिएगा आप इस बात को। सुजाउद्दौला जब अवध के नवाब हुआ करते थे तो उन्होंने, या उनका समकालीन, सुजाउद्दौला जब अवध के नवाब हुआ करते थे, उनका समकालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इन्होंने संरक्षण दिया। दूसरी बात, इनके समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, और मराठा और अफगानों के बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें सुजाउद्दौला ने अफगानों का साथ दिया था। इसमें सुजाउद्दौला ने अफगानों का साथ दिया था। और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में रुहेला सरदार ने मराठों का साथ दिया। रुहेला सरदार ने मराठों का साथ दिया। और आपको सुजाउद्दौला के समय वर्ष 1774 ईस्वी में, वर्ष 1774 ईस्वी में 23 अप्रैल 1774, ये युद्ध बड़ी महत्वपूर्ण है। 23 अप्रैल 1774 को नोट में है,
मीरपुर कटरा, मीरपुर कटरा का युद्ध हुआ था और मीरपुर कटरा का युद्ध 23 अप्रैल 1774 को अवध के नवाब और रोहिल्ला सरदार के बीच हुआ या रुहेला सरदार के बीच हुआ। अवध के नवाब इस समय सुजाऊ दौला हुआ करते थे और रुहेला सरदार हुआ करते थे हाफिज रहमत खां। हाफिज रहमत खां हुआ करते थे और इस मीरपुर कटरा के युद्ध में अवध के नवाब की जीत हुई, रुहेला सरदार की हार हुई। रुहेला सरदार की हार हुई और बाद में जाकर 1775 ईस्वी में सुजाऊ दौला का निधन हो गया। और जब सुजाऊ दौला का निधन हो गया तो सुजाऊ दौला के निधन होने के बाद अवध का अगला नवाब बना आसफ उद दौला। आसफ उद दौला के विषय में दो बात याद रखना है। पहली बात यह कि आसफ उद दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बनाया। जब सादत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी तो उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया था, लेकिन फैजाबाद से अवध की राजधानी को स्थानांतरित करने का काम आसफ उद दौला ने किया। दूसरी बात, आसफ उद दौला ने लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। आसफ उद दौला के विषय में ये दो बात आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि आसफ उद दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया और आसफ उद दौला ने लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा का निर्माण किया। आसफ उद दौला के बाद अवध में और भी कई सारे नवाब बने, लेकिन अवध के अंतिम नवाब बने वाजिद अली शाह। आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अवध के अंतिम नवाब बने वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह और वाजिद अली शाह पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया। लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउटरम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए वाजिद अली शाह के शासन पर कुशासन का आरोप लगाया और वर्ष 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। क्लियर है ये बात? तो आइए बताइए आप हमको आराम से, अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? सादत। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? सादत खान। उन्होंने अपनी राजधानी किसे बना? फैजा। सादत खान के बाद अवध के अगले नवाब सफदरजंग। सादत खान के बाद अवध के अगले नवाब सफदरजंग। नवाब वजीर सफदरजंग को कहा जाता। नवाब वजीर किसे कहा? नवाब वजीर। सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन बना? सफदरजंग का उत्तराधिकारी। पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाऊ दौला ने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? आगे, मीरपुर कटरा का युद्ध कब हुआ? मीरपुर कटरा का युद्ध कब हुआ? इस समय अवध के नवाब कौन थे? और ये अवध और रुहेला सरदार के बीच हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? सुजाऊ दौला के बाद अवध के अगले नवाब कौन बने? कौन बने? किसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ को बनाया? लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली। अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, इसके बाद आगे बतलाइएगा कि जो है आपको कौन सा आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए? कौन सा आरोप? कुशासन। कब लगाया गया? कब? अवध को कब मिलाया गया? 1800। कब मिलाया गया? किस गवर्नर जनरल ने मिलाया? लॉर्ड डलहौजी। किसने मिलाया? किसने मिलाया? और लॉर्ड डलहौजी ने किसके रिपोर्ट को आधार बनाया? जेम्स आउटरम। लॉर्ड डलहौजी ने किसके रिपोर्ट को आधार बनाया? जेम्स आउटरम। तो बताइए पहला नंबर सही या गलत? दूसरा सही या गलत? आंसर क्या हो जाएगा? ए ना। एक और दो, दोनों। आगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? बताइए। सुजाऊ दौला। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? नहीं बताए हैं ना? सुजाऊ दौला होगा। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर। अंग्रेजों का नेतृत्व
और संयुक्त सेना का नेतृत्व। बक्सर के युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? आसफउद्दौला। डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? जेम्स आउट्रम का रिपोर्ट। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, तालीकोटा का युद्ध कहिए, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहिए या बन्नी हट्टी का युद्ध कहिए, सब बात बराबर है। तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, सभी बात बराबर है। यह युद्ध वर्ष 1565 में हुआ था और यह युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुए थे और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है और इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे राम राय। राम राय, समझ गए? तो याद रखिएगा। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? 1500। तालीकोटा के युद्ध से कौन साम्राज्य का पतन हुआ? विजयनगर साम्राज्य। परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न यह भी है कि किस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है? तो तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन था? देखिए ध्यान दीजिएगा, मैसूर, आज जिसे आप कर्नाटक कहते हैं उसको पहले मैसूर कहा जाता था। आज जिसे आप कर्नाटक कहते हैं उसे पहले मैसूर कहा जाता था। मैसूर में पहले विजयनगर साम्राज्य का शासन, और जब विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ तो मैसूर में वडियार वंश के शासन की स्थापना हुई। मैसूर में वडियार वंश के शासन की स्थापना हुई थी, समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा वडियार राजवंश का शासन रहा है मैसूर में। कहां रहा है? मैसूर में। किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन रहा? कहां रहा है? मैसूर में। वडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, वडियार वंश का अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज वडियार वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं और चिक्का कृष्णराज के समय वे नाम मात्र के शासक थे। उनके दो मंत्री थे, एगो नंजराज, एगो देवराज। वही दोनों सब कुछ देखा करता था, वही दोनों सब कुछ देखा करता था। देवराज सेनापति था, नंजराज वित्त मंत्री था। नंजराज की सैन्य सेवा में ही हैदर अली शामिल हुआ और हैदर अली नंजराज को गद्दी से हटाकर अपने आप को मैसूर का राजा घोषित किया। अपने आप को मैसूर का राजा घोषित किया और मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना करने का श्रेय हैदर अली को ही जाता है, समझ गए? और हैदर अली का ही बेटा है टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ बहुत बेहतरीन संबंध रहा है। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में तमिलनाडु के नगर डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना किया। एक शास्त्रागार की स्थापना किया और हैदर अली ही प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। अंग्रेजों के द्वारा पलासी का युद्ध लड़ा गया, उसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों के द्वारा बक्सर का युद्ध लड़ा गया, उसमें अंग्रेजों की जीत हुई। लेकिन अंग्रेज जब मैसूर के शासक हैदर अली से लड़े तो अंग्रेज और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। इसी युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक माना जाता है, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण राज। तो वडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज या कृष्णराज? वडियार वंश का अंतिम शासक, वडियार वंश का अंतिम शासक। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? कौन सा असत्य है मतलब कौन सा गलत है? मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया, हां सही बात। मालाबार तट यानी केरल तट, तो केरल तट पर हैदर अली ने भूमि कर लगाया था, यह बात सही है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई। हां देखिए, हैदर अली अंग्रेजों के साथ
कई युद्ध लड़े, उसमें दो महत्वपूर्ण युद्ध था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 में हैदर अली मारा गया और फिर हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका बेटा टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में बना और टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से युद्ध लड़ता हुआ ही मारा गया। टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, टीपू सुल्तान ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैसूर के शासक हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में मारा गया और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के साथ युद्ध करता हुआ 1799 ईस्वी में मारा गया। याद रखिएगा आप, तो बता दीजिए मैसूर के शासक हैदर अली कौन युद्ध लड़ते हुए मारा गया? द्वितीय आंग्ल। कब मारा गया? 1700। और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान कौन युद्ध लड़ता हुआ मारा गया? चतुर्थ आंग्ल। कब मारा गया? 1799। आगे, टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से बरसों तक चलता रहा। नहीं, टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से बरसों तक नहीं चलता रहा, यह गलत है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा असत्य है? सी। आगे, निम्नांकित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। किसने? हैदर अली ने। राजस्थान RAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पूछा हुआ क्वेश्चन है डिंडीगुल क्या है, तो इसका उत्तर होता है डिंडीगुल तमिलनाडु का एक शहर या नगर है। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक शहर या नगर है। वहीं पर हैदर अली ने 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों के मदद से शस्त्रागार की स्थापना किया था। 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? नंजराज को हटाकर। जानते हैं हैदर अली नंजराज के सेवा में शामिल हुआ एक आम सैनिक के तौर पर हैदर अली नंजराज की सेवा में शामिल हुआ और हैदर अली अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर नंजराज को गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन बैठा मैसूर का। तो आंसर हो जाएगा नंजराज। तो 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? किसे हटाकर? निम्नलिखित में से मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? हैदर अली ने मैसूर राज्य में जागीर बांटने की प्रथा पर रोक हैदर अली ने लगाई थी। तो मैसूर राज्य में जागीर बांटने की प्रथा पर रोक किसने लगाई? हैदर अली ने। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, कौन एक नहीं था? देखिए 18वीं सदी के शुरुआत में केरल में जो 4 प्रमुख राज्य था, कोचीन था, कोचीन के बाद चिरक्कल था, कालीकट था, त्रावणकोर था। अगर मालाबार की बात करें तो मालाबार 4 प्रमुख राज्य में शामिल नहीं था, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। सॉरी बी सॉरी अरे सही मारे हैं ना, सही बात। तो बी मालाबार। उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। डचों को हटाकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। मार्तंड वर्मा। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, उसने यूरोपीय मॉडल के आधार पर मजबूत आधुनिक सेना संगठित। सी, यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ऐसी कोई बात नहीं थी, यह गलत है। आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ, जो एक प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ और अभिनेता था। हाँ, 18वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य के महान कवि कुंचन नंबियार थे। हाँ, ये भी सही है, आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। मिलान करें राज्य और संस्थापक, इसको याद रखना जरूरी है, यहां से हमेशा एक प्रश्न आता है, VVI क्वेश्चन है, एक जगह है, पहले भी इस क्वेश्चन का चर्चा हो चुका है, समझ गए। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया। कर्नाटक में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत उल्ला खान ने किया। अवध में सादत खान ने किया। केरल में मार्तंड वर्मा ने किया। 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, आंसर बी भी हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, इसकी चर्चा पहले भी हुई है। 1 सेकंड में आइए याद कर लेते हैं। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना के, हैदराबाद में, कर्नाटक में, अवध में, केरल में मार्तंड वर्मा। आगे, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह द्वारा की गई थी। हां, जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था, यह बात सही है। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। हां, पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। नहीं, पानीपत के तीसरी लड़ाई में जाट नेता सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था। जाट नेता सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली नहीं बल्कि मराठों का साथ दिया था, मराठों का साथ दिया था। लोहारगढ़ का किला भरतपुर सूरजमल ने बनवाया था। हां, सही है, आंसर हो जाएगा आपको सी, सी, समझ गए। तो यहां पर पहला और दूसरा फैक्ट परीक्षा के लिहाज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, पहला और दूसरा फैक्ट। तो बताइए, जाट राज्य की स्थापना किसने किया है? चूड़ामन और, जाट राज्य की स्थापना किसने किया? चूड़ामन और बदन सिंह। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता? जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून। एक बात और जानिए, एगो जाट नेता हुआ करता था राजा राम, नाम सुने? एगो जाट नेता राजा राम हुआ करता था। जाट नेता राजा राम अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरा को खोदा और उससे अकबर का हड्डी निकाला और उसको जला दिया, उसको जला दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अकबर की अनेकों पत्नियां राजपूत महिला थी, यानी हिंदू महिला के साथ अकबर का विवाह हुआ था और अकबर हिंदू रीति रिवाज को भी माना करता था। इसी कारण जो है जाट नेता राजा राम ने ऐसा किया। आपसे यहां से प्रश्न यह पूछा जाता है कि किस जाट नेता ने अकबर के मकबरा को क्षति पहुंचाया, तो आंसर हो जाएगा राजा राम। जाट नेता के संदर्भ में 2-3 बात याद रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। 2 बात ये और एगो राजा राम के विषय में काम चल जाएगा। इतना में आता है प्रश्न, तो यहीं से आता है, समझ गए। चलिए, रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रुहेलखंड की स्थापना की गई थी, कल भी हम आपको बताए थे, अली मोहम्मद खां के द्वारा, अली मोहम्मद खां के द्वारा। जैसे बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया, वैसे ही रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना अली मोहम्मद खां ने किया। तो रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? किसने किया? रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? अली मोहम्मद खां ने। रुहेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? हिमालय की तराई क्षेत्र में है, हिमालय की तराई क्षेत्र में। देखिए, मीरानपुर कटरा के युद्ध कब लड़े गए थे? 23 अप्रैल 1774, अवध के नवाब और रुहेला सरदार के बीच। इस समय अवध के नवाब हुआ करते थे कौन? सुजाउद्दौला, और रुहेला सरदार हुआ करते थे, आपको रुहेला सरदार हुआ करते थे हाफिज रहमत खां, हाफिज रहमत खां, समझ गए। तो आंसर 1774। ये युद्ध महत्वपूर्ण है। हम क्यों बोल रहे हैं ये युद्ध महत्वपूर्ण है, जानते हैं क्यों बोल रहे हैं? इसका एक आधार है। आपके बिहार दरोगा परीक्षा में सुकरखेड़ा का युद्ध पूछा गया है।
छोटा मोटा युद्ध है, 18वीं सदी के भारत से संबंधित युद्ध है। और इस चैप्टर से 18वीं सदी के भारत से एगो प्रश्न आता है, आप गौर करेंगे, क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो अगर युद्ध से प्रश्न आएगा तो सुकरखेड़ा का युद्ध पूछ चुका है, हो सकता है ये युद्ध आपसे पूछे, और ये युद्ध जब पूछेगा ना तो थोड़ा दिक्कत है। इस युद्ध से अभी हर बच्चा अवगत नहीं है, समझ गए, तो इसलिए इसके पूछने की संभावना है, समझ गए। रुहेलों के किस नेता ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की थी? हाफिज रहमत खान ने, हाफिज रहमत खान ने। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहां हुआ करती थी? मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, लाहौर हुआ करती थी। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? देखिए ध्यान दीजिएगा, अब पंजाब में सिख राज्य से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा, तो अब आप गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, 10-20 प्रश्न आपसे बन जाएगा। देखिए पंजाब, पंजाब में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक के विषय में कहा जाता है 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें आध्यात्मिक पुनर्जीवन का एहसास हुआ, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया। और फिर सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर गुरु नानक ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। गुरु नानक ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। गुरु नानक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर संगत और पंगत की शुरुआत की। संगत अर्थात धर्मशाला, धर्मशाला अर्थात निशुल्क रहने का स्थान, पंगत अर्थात लंगर, लंगर अर्थात निशुल्क भोजनालय। संगत और पंगत की शुरुआत गुरु नानक ने किया। संगत और पंगत की शुरुआत गुरु नानक ने किया। गुरु नानक सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक अपने निधन से पूर्व अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य गुरु अंगद को घोषित कर दिया, अर्थात सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद बने। गुरु अंगद का मूल नाम था लहना। गुरु अंगद जिसका मूल नाम लहना था, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। गुरु अंगद के बाद गुरु अंगद ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य गुरु अमरदास को बनाया, अर्थात सिख धर्म के तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास की अगर आप बात करेंगे तो जो गुरु अमरदास थे, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति लबन पद्धति का प्रचलन किया। अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया। अमरदास से मिलने अकबर गए और अकबर अमरदास के कहने पर ही सती प्रथा का अंत किया। अकबर सती प्रथा का अंत पूर्णतः नहीं कर पाया, पूर्णतः नहीं कर पाया, ये जो कहेंगे पूर्णतः कर पाया नहीं। अकबर सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया। थोड़ा बहुत सती प्रथा का अंत करने में अकबर को सफलता मिली, लेकिन जैसे ही अकबर ने सती प्रथा को अंत करने की घोषणा की, जितने भी हिंदू थे सभी अकबर के विरोध में जाकर खड़ा हो गए और फिर अकबर को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, क्योंकि भारत हमेशा से, शुरू से ही भारत अपनी सभ्यता के उदय से अधिक हिंदू आबादी वाला देश रहा है। और अकबर को उनके पिता समझा करके गए थे कि अगर भारत का बादशाह बने रहना है तो हिंदुओं से मिलकर रहना। तो अकबर जब सती प्रथा का अंत करने का घोषणा किया ना, तो उसकी सत्ता डगमगा गई। ऐसा स्थिति आ गया, यानी विद्रोह होने के कगार पर था, लेकिन अकबर जो है अपने निर्णय को वापस ले लिया। अमरदास के बाद सिख धर्म के चौथे गुरु बने गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक नगर को बसाया। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक नगर को बसाया और गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया।
अभी तक गुरु का पद गुरु शिष्य परंपरा पर था, लेकिन गुरु रामदास ने अपने तीसरे बेटे गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु के पद को पैतृक गुरु रामदास ने बनाया। गुरु रामदास के बाद सिख धर्म के 5वें गुरु बने आपको गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया और गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। और गुरु अर्जुन देव के विषय में कहा जाता है उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां का साथ दिया था, जिस वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अर्जुन देव के बाद अगले सिख गुरु बने गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद ने पंजाब का किलेबंदी किया, अकाल तख्त का निर्माण किया, सिखों को लड़ाकू कौम में बदलने का काम किया। गुरु हरगोबिंद के बाद हरकिशन, हर राय और फिर गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर नवे गुरु बने। ये औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बुलाकर इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, लेकिन गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिए, जिस वजह से मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। और जो गुरु तेग बहादुर थे हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। और गुरु तेग बहादुर का ही स्टेटमेंट था सरदाद सिर्रे नादाद। इसका अर्थ यह होता है कि मैंने अपना सर कटा दिया लेकिन सिखों के रहस्य को नहीं बताया, सिख धर्म के रहस्य को नहीं बताया। गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु बने गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह के पिता थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर घूमने के लिए बिहार आए हुए थे और उसी क्रम में पता चला कि विद्रोह हो गया पंजाब में, तो फिर गुरु तेग बहादुर अपनी पत्नी को पटना सिटी में छोड़ करके चले गए पंजाब। और उसी क्रम में पटना सिटी में 1666 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से ऐसे गुरु है जिनका जन्म बिहार की धरती पर हुआ है, पटना साहिब में जन्म हुआ है 1666 ईस्वी में। ये सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए और इन्होंने ही सिखों के लिए पंचमकार की घोषणा की। पंचमकार की घोषणा करते हुए इन्होंने यह कहा सिखों के लिए केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा, ये 5 चीज अनिवार्य है। फिर इन्होंने जफरनामा नाम से पुस्तक की रचना की, फारसी भाषा में जफरनामा नाम से पुस्तक की रचना की। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोबिंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब के साथ गुरु गोबिंद सिंह का हमेशा संघर्ष होते रहा। और औरंगजेब के साथ गुरु गोबिंद सिंह ने चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध, नादौन का युद्ध, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध, ये तमाम युद्ध गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब के साथ लड़े। कुछ युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह को जीत हासिल हुई और कुछ युद्ध में हार का सामना गुरु गोबिंद सिंह को करना पड़ा। और गुरु गोबिंद सिंह के जीवित रहते ही मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया और औरंगजेब के निधन होने के अगले वर्ष ही वर्ष 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह का निधन महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हो गया। और गुरु गोबिंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया और नेता के पद पर बैठा बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू शहर है, जम्मू का रहने वाला था बंदा बहादुर। उन्हें कई नाम, उन्हें लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता है, उन्हें माधव दास बैरागी के नाम से जाना जाता है, उन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से जाना जाता है। और जो बंदा बहादुर थे वे ही सर्वप्रथम नेता के पद पर बैठे थे। बंदा बहादुर की हत्या मुगल बादशाह फरुख सियर ने 1716 ईस्वी में करवा दिया था। 1716 ईस्वी में करवा दिया था। और बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। फिर बाद में जाकर कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। और फिर दल खालसा ने सिखों की रक्षा को लेकर राखी प्रथा की शुरुआत किया। उस राखी प्रथा के अंतर्गत घोषणा किया गया कि सिख धर्म के अनुयायियों को जितना उपजता है अनाज, उसका 1/5 भाग राखी के तौर पर सिख धर्म की रक्षा के लिए सभी सिख धर्म के अनुयायी देने का काम करेंगे। और फिर दिया। और फिर बाद में जाकर सिख धर्म
आपको जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में 12 मिसल या 12 भाग में बट गया था, और जो 12 मिसल या 12 भाग में बट गया था उसमें सबसे प्रमुख मिसल सुकरचकिया मिसल, और सुकरचकिया मिसल के ही प्रमुख हुआ करते थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना किया। पंजाब में सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक और पंजाब में सिख राज का संस्थापक रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर को बनाया। यह सिख धर्म का इतिहास है, और भी आगे है रंजीत सिंह के विषय में। रंजीत सिंह के विषय में यहां पर प्रश्न नहीं है, थोड़ा बहुत प्रश्न है रंजीत सिंह के विषय में। आगे के चैप्टर में रंजीत सिंह से संबंधित प्रश्न होगा, वहां पर रंजीत सिंह की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। अब आइए यहां पर फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं और याद करते हुए जाते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ किया? गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ किया? किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, मंझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, मंझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किसने किया? किसने किया? अमृतसर शहर को स्थापित किसने किया? गुरु रामदास। अमृतसर शहर को स्थापित किसने किया? अमृतसर शहर को स्थापित किसने किया? गुरु रामदास। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया? हां। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की? हां। गुरु गोविंद सिंह सिखों को लड़ाकू कौम में बदला? नहीं। गुरु गोविंद सिंह नहीं बल्कि सिखों को लड़ाकू कौम में बदला सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह। तो सिखों को लड़ाकू कौम में कौन बदला है? हो कौन बदला है? गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे? हां। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव को उनके समकालीन मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्युदंड दिया, और गुरु तेग बहादुर को उनके समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। अर्थात उत्तर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की? हां। गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया? हां। गुरु अर्जुन देव ने जफरनामा का फारसी में अनुवाद किया? नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा, अनुवाद नहीं किया। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था? हां। बंदा बहादुर को सच्चे बादशाह कहा जाता था? हां। बंदा बहादुर को उनके अनुयायी सच्चा बादशाह कहता था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी? नहीं। मुगल बादशाह बंदा बहादुर ने नहीं बल्कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नहीं बल्कि बंदा बहादुर की हत्या 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फरूख सियर ने करवा दिया था। मुगल बादशाह फरूख सियर ने करवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला था? हां। आंसर हो जाएगा सी। यही असत्य है, यही गलत है। आगे। दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? कपूर सिंह के नेतृत्व में। कपूर सिंह। दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? कपूर सिंह। सिख राज में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के प्रबंधन हेतु लिया जाता था? 1/5। कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला? जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह अहलूवालिया। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सुकरचकिया मिसल।
सुकरचकिया मिसल। सिखों को 12 स्वतंत्र मिसल या जत्था में किसने विभाजित किया? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया? 1799। साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद किया? समझिएगा आप, सुनिए। अब मराठा से संबंधित प्रश्न है, और यहां पर मराठा से संबंधित प्रश्न है 1707 के बाद, औरंगजेब के निधन के बाद से संबंधित प्रश्न है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की अगर आप बात करेंगे तो जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य में दो महत्वपूर्ण पद है, एगो छत्रपति का पद और एगो पेशवा का पद। छत्रपति यानी राजा का पद, पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद। यहां पर जो प्रश्न है वह पेशवा से संबंधित है, पेशवा से संबंधित है, छत्रपति से संबंधित प्रश्न यहां पर नहीं है। देखिए, मराठा और मुगलों के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। मराठा हिंदुत्व के झंडा को बुलंद करता था और मुगल मुस्लिम झंडा को बुलंद करता था। मुगल शासक हुआ करते थे औरंगजेब। औरंगजेब ने जो अपना धार्मिक नीति अपनाया था कि भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है, उस नीतियों के खिलाफ ही जाकर के मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई। और छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति हुआ करते थे, अर्थात राजा हुआ करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के कुछ ही वर्षों बाद छत्रपति का महत्व खत्म हो गया और पेशवा का महत्व बढ़ गया, पेशवा का महत्व बढ़ गया। तो पेशवा से संबंधित ही प्रश्न है। पेशवा में आपको बालाजी विश्वनाथ हो गए, फिर जो है बाजीराव प्रथम हो गए, बालाजी बाजीराव हो गए, माधवराव हो गए, माधव नारायण राव हो गए, समझ गए, बाजीराव द्वितीय हो गए, ये सभी पेशवा है, समझ गए। तो उसी से संबंधित प्रश्न है। यहां पर जहां पर जरूरत होगा कंसेप्चुअली चीजों को देखने का, वहां पर हम बताएंगे। लेकिन आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद कर दिया? साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में आजाद कर दिया। देखिए, हुआ क्या था 1707 ईस्वी में, हुआ क्या था? तो 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब के निधन होने के बाद बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने देखा कि मराठा साम्राज्य का एक व्यक्ति साहू जी मुगल कैद में बंद है। बहादुर शाह प्रथम को लगा कि अगर हम साहू जी को रिहा कर देंगे तो साहू जी मराठा साम्राज्य जाएगा, और उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी। तो बहादुर शाह प्रथम के दिमाग में यह आया कि साहू जी को रिहा कर देंगे तो साहू जी मराठा साम्राज्य जाएगा और ताराबाई के साथ युद्ध लड़ेगा, उसका फायदा हम उठाएंगे और मराठा राज पर आक्रमण करके मराठा राज को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लेंगे। इस सोच के साथ ही बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को मुगल कैद से 1707 में रिहा कर दिया। और जैसा बहादुर शाह प्रथम सोचा वैसा हुआ भी। साहू जी मराठा राज गए, ताराबाई को बोले हम भी मराठा साम्राज्य से संबंधित है, हमको भी क्षेत्र दिया जाए, लेकिन ताराबाई देने से इनकार कर दी। तत्पश्चात साहू जी और ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। और उस खेड़ा के युद्ध में साहू जी की जीत हुई और अगला मराठा छत्रपति साहू जी बने। साहू जी मराठा छत्रपति बने। 1707 से 1749 ईस्वी तक साहू जी छत्रपति के पद पर रहे। और साहू जी को खेड़ा के युद्ध में साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने, जिस वजह से साहू जी ने अपना पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया। और बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने तो उन्हीं के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, उन्हीं के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और तब पेशवा लोग पूना में रहने लगे।
और बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहे। और बालाजी विश्वनाथ के बाद आपको अगले पेशवा बने बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740, और बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है क्योंकि अपने शासनकाल के दौरान हमेशा बाजीराव प्रथम युद्ध लड़ते रहे। और बाजीराव प्रथम का संबंध ही जो है आपको मस्तानी नामक महिला के साथ था। बाजीराव प्रथम और मस्तानी के जीवन पर ही आधारित मूवी है आपको बाजीराव मस्तानी। और जो आपको बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम की अगर आप बात करेंगे तो ये ऐसे पेशवा हुए जो मात्र 500 सैनिक लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, वो दिल्ली छोड़कर भाग गया। इतना खौफ था बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद छापामार युद्ध नीति का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम और बाजीराव प्रथम हिंदू पादशाही का प्रचार किया करता था, यानी सभी हिंदू शासकों को एकजुट करने का काम बाजीराव प्रथम किया करते थे। बाजीराव प्रथम ने जो है आपको करने का काम किया। और इन्होंने ही, बाजीराव प्रथम ने मराठा छत्रपति साहू जी को कहा कि जो मुगल है खत्म हो चुका है, बस मुगल साम्राज्य एक जर्जर वृक्ष के समान है, और इस पर अगर अभी प्रहार किया जाए तो मराठा साम्राज्य कटक से, मराठा साम्राज्य का झंडा कटक से अटक तक लहरा सकता है। यह बात बाजीराव प्रथम ने ही मराठा छत्रपति साहू जी को कहा। और साहू जी इसके प्रति उत्तर में यह कहे कि आप निश्चित तौर पर योग्य पिता के योग्य पुत्र है, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और हुआ, मराठा साम्राज्य का झंडा कटक से अटक तक लहराया। कटक ओडिशा, अटक पाकिस्तान, समझ गए, लहराया, इसमें कोई शक नहीं है, समझ गए। तो आइएगा 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा, ताराबाई। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला ताराबाई कौन थी? ताराबाई। साहू जी ने शासन प्रबंधन की देखभाल के लिए किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था? बालाजी विश्वनाथ। पेशवा का पद किस पेशवा के समय से वंशानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक माना जाता बालाजी विश्वनाथ। अगर सीधे तौर पर मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहेगा तो शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज और उनके पिता शाहजी भोसले। अगर सीधे तौर पर मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहेगा तो शिवाजी महाराज और शाहजी भोसले, उनके पिता शाहजी भोसले। और वही मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक या द्वितीय प्रवर्तक देखा जाए तो बालाजी विश्वनाथ। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज अपने संपूर्ण साम्राज्य को दो भागों में बांटे थे, स्वराज और मुगतई। स्वराज ऐसा क्षेत्र था जहां प्रत्यक्ष तौर पर मराठों का शासन था, अर्थात स्वराज वैसा क्षेत्र था जहां प्रत्यक्ष तौर पर शिवाजी महाराज का शासन था। शिवाजी महाराज का शासन था। स्वराज नामक क्षेत्र से कोई भी कर नहीं लिया जाता था। स्वराज नामक क्षेत्र से कोई कर नहीं लिया जाता था। मुगतई क्षेत्र से ही कर लिया जाता था, और मुगतई क्षेत्र से ही चौथ और सरदेशमुखी नामक कर लिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर लिया जाता था। शिवाजी महाराज अपने राज्य के आसपास के राज्यों के राजा को कहा करते थे, अगर आप चाहते हैं हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करें, अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, आपको जितना राजस्व प्राप्त होता है उसका 1/4 भाग हमको दीजिए। अगर आप हमको दीजिएगा तो हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। यही कहलाया चौथ, यही कहलाया चौथ। एक बार फिर से सुनिएगा। शिवाजी महाराज अपने संपूर्ण साम्राज्य को दो भागों में बांटा था, स्वराज और मुगतई। स्वराज ऐसा क्षेत्र था जहां पर प्रत्यक्ष तौर पर शिवाजी महाराज का शासन था, वहां से कोई कर शिवाजी महाराज नहीं लिया करते थे। शिवाजी महाराज के राज्य के आसपास के जो राज्य थे,
जो या कभी मुगलों के अधीन था या किसी अन्य राजा के अधीन था, उन क्षेत्रों के राजा से शिवाजी महाराज ने यह कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य पर हम आक्रमण नहीं करें तो आप अपने कुल राजस्व का 1/4 हमको दीजिए, तब हम नहीं करेंगे। यही चौथ हो गया। चौथ लेना शुरू किए। सबसे पहले शिवाजी महाराज और उनके पिता शाहजी भोसले कौन थे? शुरू में जमींदार थे। जमींदार थे शाहजी भोसले, शुरू में जमींदार थे। शिवाजी महाराज शुरू में जमींदार थे। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जमींदार को कहा जाता था देशमुख। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जमींदार को कहा जाता था देशमुख। देशमुख। तो शिवाजी महाराज देशमुख थे, अर्थात जमींदार थे। उन्होंने अन्य जमींदारों को कहा, हम जमींदारों का जमींदार हैं, हम जमींदारों का जमींदार हैं, अर्थात हम सरदेशमुख हैं। और जमींदारों को कहा कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने राज्य की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप हमको अपने कुल भू राजस्व का 1/10 भाग सरदेशमुख के तौर पर दीजिए। तो शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के अन्य जमींदारों से उसके कुल राजस्व का जो 1/10 भाग लिया, वही सरदेशमुख कहलाया। और इससे पहले चौथ हम आपको समझा चुके हैं। कुछ दिमाग में गया है? तो आइए तो देखते हैं। सरदेशमुखी उन भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। हां, मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाने वाले भूराजस्व का 1/4 था। हां, आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? ये काम किया था बालाजी विश्वनाथ ने ही। बालाजी विश्वनाथ ने। किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? यह बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है बालाजी बाजीराव, जो मराठा पेशवा के पद पर हैं 1740 से 1761। अब बालाजी बाजीराव के विषय में अगले क्लास में जाएंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 40 क्वेश्चन और है, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। और सब बढ़िया?